इकबाल 5 के पंच में और 5 का पंच लेकर मैं हूं उशफा गौहर। 5 के पंच में अब बैटल ऑफ लद्दाख की बारी है और बैटल ऑफ लद्दाख में आज उस बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे जो बड़ी खबर आज दिन में डेवलप हुई लद्दाख के लेह इलाके से। लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्टों में डिवाइडेड है, करगिल और लेह, और करगिल की आवाज भी आपको दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, लेह की आवाज भी आपको सुना रहे थे और दिखा रहे थे। और पिछले 1 महीने से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से हमने जानने की कोशिश की कि 1 महीने में क्या, 1 साल में क्या खोया और क्या पाया, किस तरीके से लद्दाख को ए वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वो देखना चाहते हैं और उनका पॉलिटिकल विजन क्या है। और आज जो बड़ी खबर के तौर पर इस वक्त हम ले रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अर्थवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके लिए बुरी खबर है क्योंकि लेह के अंदर लेह का पूरा यूनिट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गया है। और खबर आज ये भी आई कि लेह के अंदर एक वाहिद जो उनके मेंबर थे जिन्होंने जीता था हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, फोनसुक वांगडन साहब, उन्होंने ज्वाइन कर दिया है बीजेपी आज दिन में। और अपने टेलीविजन चैनल पर आप इस वक्त देख रहे होंगे उन्हें, वो इस वक्त लाइव हमारे साथ लेह से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फोनसुक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बड़ा डिसीजन, इतना यू टर्न, पॉलिटिकल यू टर्न न सिर्फ आपने बल्कि आपके साथ उन सभी पद अधिकारियों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे बीजेपी में चले गए। ये यू टर्न इतना बड़ा क्यों? किन चीजों ने आपको बीजेपी की ओर लाया और किन चीजों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपको दूर किया? देखिए ये यू टर्न हमें लेना ही पड़ा, लेना ही था हमने, क्योंकि आपको तो पता ही है 5 अगस्त 1 साल पहले यूटी डिक्लेयर हुआ था लद्दाख में। और ये जो यूटी था, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, स्पाइट ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, एवरीथिंग, ये हमारा इंस्पिरेशन था, लॉन्ग टर्म डिमांड था लोगों का यूटी के लिए, लद्दाख के लोगों का। तो पहले तो मैं इस बात पे आता हूँ, हम बीजेपी में क्यों गए? बीजेपी में इसलिए गए, हमें लगता था कि इतने सालों के बाद, हमारे पुरखों के टाइम से यूटी का डिमांड चले आ रहा था, तो इस एस्पिरेशन को अगर किसी पार्टी ने इसका डिमांड फुलफिल किया तो वो बीजेपी था। बीजेपी का जो सबका साथ सबका विकास, वन नेशन वन पॉलिसी थ्योरी है, ये आइडियोलॉजी हमें पहले से भी, जब हम अपोजिशन में थे, हम इनको मानते थे। और अब तो हम बीजेपी में चले गए, हम इसको जोर शोर से इस पॉलिसी के तहत चलेंगे। अब एनसी को लेके क्या था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एनसी लद्दाख में हमारे एनसी को 12 साल बाद, पिछले 5 साल के बाद, 12 साल के बाद एनसी लेह में आए थे। वो क्यों? वो पॉलिटिकल रीजन से, वो जो हमारे जो कश्मीर में उमर साहब है, फारूक साहब है, उनका अपना पॉलिटिकल रीजन था। जब मैं एनसी में ज्वाइन किया 5 साल पहले, मैंने भी एनसी में 5 साल पहले ही ज्वाइन किया था, तो तब एनसी को 12 साल के बाद फिर लॉन्च किया गया था लेह में। कारगिल में तो था ही था, मगर यहाँ का सिचुएशन, लेह का सिचुएशन अलग ही था एनसी के लिए। तब हमने एनसी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि एनसी एक सेक्युलर पार्टी है, जेएनके में हम उसको लेके चलते थे, मगर ओवरऑल जेएनके में इसको सेक्युलर पार्टी हम मान के चलते थे। लेह में हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ करता था कारगिल को छोड़ के। लेह में यहाँ ये इसको एक स्टेम लग गया था कि ये मुस्लिम पार्टी है बोल के। फिर भी बीइंग बुद्धिस्ट, मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, मैंने कौंसल जीता, मैंने एनसी को हम सब जो कार्यकर्ता हैं एनसी में जो तब थे, सब हम इसको ऊपर तक ले आए। ऊपर तक ले आने के बाद फिर यूटी मिल गया, हमारा एस्पिरेशन पूरा हो गया। एस्पिरेशन पूरा हमें बीजेपी पार्टी ने किया। उसके बाद पार्टी छोड़ने का बुनियादी मकसद क्या था? हाँ जी, पार्टी छोड़ने के पीछे बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन आइडियोलॉजी है जनाब।
तो जब ज्वाइन किया था उस वक्त आइडियोलॉजी नहीं डिफर हो गया जो आज हो गया 5 साल के बाद? नहीं नहीं, वो आइडियोलॉजी तब बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। वो पीपल जो मेरे देखिए, कौंसल एक छोटा सा इलेक्शन होता है, कौंसलर एक कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से बनता है। तब जो डिसीजन लिया मैंने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से लिया, एज ए कौंसलर लिया। आज पूरे लद्दाख के हित में, लद्दाखी मैंने लेके एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख के लिए मैंने ये डिसीजन लिया। तो ये बताइएगा पुंजब कि अभी जो सिचुएशन है, एक छोटी सी आबादी है, बहुत बड़ा इलाका है, आबादी छोटी सी है लेह और कारगिल के अंदर, दो अलग अलग वॉइसेस है। ये छोटी सी आबादी एक वॉइस होकर क्यों उसको वेलकम या क्यों उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रही है? लेह के अंदर लगभग 80 से 90% वॉइस एक ही है कि ठीक है जी यूटी मिल गया, लेकिन वी वांट मोर पावर। लेकिन जब लेह के बाद कारगिल आते हैं हम, तो कारगिल आते आते पॉलिटिकल वॉइस चेंज हो जाती है। वो कह रहे कि हमें बिट्रेट किया गया जी, पहले भी और आज भी। देखिए, ये तो प्योरली पॉलिटिकल मूव है। अब बीजेपी अकेले पार्टी तो है नहीं लद्दाख में, कांग्रेस भी है। कांग्रेस का आपका देख लीजिए रिसेंटली क्या किया। 5th अगस्त they have celebrated 5th अगस्त इज ब्लैक डे इन कारगिल। ऑन द अदर हैंड यहाँ वो केक काट रहे हैं, यहाँ 6 शेड्यूल के लिए वो मांग कर रहे हैं। वहाँ कारगिल में वो 370 को रीइंस्टेट करने के लिए, स्टेटहुड के लिए कांग्रेस वाले मांग रहे हैं। यहाँ शेड्यूल 6 आइडेंटिफाइड लैंड रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये प्योरली, मुझे लगता है ये प्योरली कांग्रेस का पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि कांग्रेस दोहरी नीति पर काम कर रहा है? लेह के अंदर एक बात है, कारगिल के अंदर एक बात है। नीति तो आपके सामने आता है ना, यहाँ कारगिल और ले एक ही यूटी में ये दोहरी नीति चला रहे, तो नेशन में पता नहीं क्या होगा इनका। चलिए फिर साहब ये बताइएगा, अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस का बड़ा कहर है जी, और लद्दाख भी इसे अछूता नहीं रहा। अभी किस तरीके की सिचुएशन है? क्योंकि आप काउंसलर भी है, आपको सरकारी आंकड़े आपके पास है, क्या कुछ फिगर आपके पास है और किस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है? क्या आप सेटिस्फाई है सरकार के डिसीजन से, जिस तरीके से सरकार इसको ले रही है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ बीइंग काउंसलर में। जो ले सिटी है, आजकल कोविड क्यों बढ़ रही है, ले सिटी में कोविड क्यों बढ़ रही है, मैं बिल्कुल खुल के बताना चाहता हूँ आपको। लोग अनलॉक 2 के बाद जब बासिस द रोड खुलने लगे, तो हाँ आपको पता है लद्दाख ऐसा जगह है जहां हम जितने भी लेबरर्स से हम नीचे अपने प्लेन इंडिया के जगहों से उसको इंपोर्ट करके लाते हैं। लॉकडाउन 2 के बाद लेबरर्स आ गए। लेबरर्स आने के बाद कोविड के केसेस में बहुत ही इजाफा हुआ। तो इस इजाफे को कंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली स्टेप लिया है, ईद के बाद स्टेप लिया है, कंटेनमेंट कर रहे हैं। चंपारी का कंटेनमेंट हुआ, खरियोक का कंटेनमेंट हुआ, तो आई एम रियली सेटिस्फाइड। एज ए काउंसलर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे हम जानना चाहेंगे, वो ये है कि जितने भी इलेक्टेड लोग हैं आपके लेह के अंदर हो या कारगिल के अंदर हो, उनका मानना है कि जनाब अभी जो डिस्पेंशन है, जिस तरीके से सिचुएशन है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। किसी को पता नहीं है कि कैसे काम करना है, कोई कानून बन नहीं पा रहा है, और हिल डेवलपमेंट काउंसिल अब पावरलेस हो गई है, सिंपल पंचायत। देखिए, मुझे नहीं लगता हिल डेवलपमेंट काउंसिल पावरलेस हो गई है। पावर वही है जो स्टेट में थी। अभी भी हिल काउंसिल वही सिचुएशन में है जो अभी तक स्टेट में थी। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कौन किस कुर्सी पे बैठा हुआ है। हिल काउंसिल मुझे को नहीं लगता पावरलेस है। इसके फंक्शनिंग की थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हिल काउंसिल पीपल एस्पिरेशन है। हिल काउंसिल के लिए भी बहुत जद्दोजहद किया था ले वालों ने। हिल काउंसिल ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक है अभी। तो लेकिन ये बात भी सही है ना, हिल काउंसिल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही गवर्नर हाउस के बाद धरना भी दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नर साहब सुनते नहीं है जी, एलजी साहब से बात हो नहीं पा रही है, 2 अलग अलग पावर सेंटर हो रहे हैं जी। ये जो धरना वाला सिचुएशन था वो बिल्कुल ही खेददायक सिचुएशन था। मैं भी काउंसलर हूँ,
मुझे भी मालूम है, मैं भी काम करता हूँ। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जहां मुझे लगा कि पावर कम है। मैं जब काउंसलर था स्टेट में, जब JNK था एसवाइल, तब भी वही सेम पावर के साथ मैं काम करता था। अभी भी मैं उस सेम पावर के साथ काम करता हूँ। हमारे काम तो बिल्कुल अच्छी तरह चल रहे हैं, अच्छी तरह बन रहे हैं। तो ये जो नई पॉलिसी आई है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जो ट्रांसफर पॉलिसी कल वेट हुई है और आज से वो इम्प्लीमेंट हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं और इससे क्या कोई फायदा मिलेगा लेह के लोगों को? जी हाँ, मुझे लगता है बहुत फायदा मिलेगा लोगों को। इससे आपको उम्मीद है कि फायदा मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल फायदा मिलेगा। राइट सर। तो आगे ये जो एक आवाज उठ रही है कि जनाब हमारी टोपोग्राफी, हमारे कल्चर, हमारी लैंड को एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए और शेड्यूल 6 के तहत होनी चाहिए, इसे आप कितना जेन्युइन मान रहे हैं? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। हमारा एस्पिरेशन था यूटी लद्दाखियों का पिछले 60 सालों से। हमारे बुजुर्ग जनरेशन टू जनरेशन इस पे लड़ते आए हैं। अब हमें यूटी किसने दिया? समझने की बात यह है, हमें यूटी कांग्रेस ने तो कभी नहीं दिया 60 सालों में। कांग्रेस का दोहरी नीति। लेकिन आपको नहीं लगता यूटी आने के बाद विदाउट लेजिस्लेचर आप डिसएम्पावर हुए हैं? लोग स्टेट यूटी से स्टेट बनते हैं, यहाँ स्टेट से यूटी बना है और वो यूटी बना है जहां पर कोई भी लॉ मेकिंग नहीं हो सकती है, कोई असेंबली नहीं है, डायरेक्टली कमांड एंड कंट्रोल बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। देखिए, ये हमारे पीपल का एस्पिरेशन था यूटी बनने का। हम तो स्टेट से यूटी नहीं बने हैं, हम तो डिस्ट्रिक्ट से यूटी बने हैं। हमारा तो इजाफा हुआ है, हमारा डिग्रेड नहीं हुआ। और स्टेट तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था ये। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट थे हम 2 ले और करगिल, उसके बाद हम दो प्रोविंस था। ये तो रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड एक प्रोविंस था, प्रोविंस को यूटी बनाया गया और यूटी भी बना विदाउट लेजिस्लेशन। तो आपका डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ, ये समझ नहीं आ रहा है। हमारा बिल्कुल प्योरली प्रमोशन हुआ है। कैसे? देखिए, यूटी मिला है पहले, एक स्टेट से यूटी प्रमोशन है। जी हाँ, यूटी प्रमोशन है हमारे लद्दाखियों के लिए। सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं प्रमोशन हो सकता है, आपकी नजर में प्रमोशन हो। ये जो लॉ मेकिंग का पावर चला गया, लॉ मेकिंग का मीन्स असेंबली आपके पास नहीं है। असेंबली नहीं है हमारे पास, हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल पीपल रिप्रेजेंटेटिव है। विदाउट लेजिस्लेचर में बीजेपी गवर्नमेंट ने हिल काउंसिल दोनों डिस्ट्रिक्ट में रखा है। तो आप ये चाहते हैं कि इन्हीं को स्ट्रेंथन किया जाए या बस बिल्कुल ठीक है जी चलने दीजिए जैसे चल रहा है? नहीं, ये स्ट्रेंथन होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये बताइएगा, आपकी जो युवा है जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पिछले हफ्ते एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने बंद किया लेह में भी, करगिल में भी, कह रहे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसियां जो है वो जनाब अब खत्म हो गई हमारे लिए, हम नौकरियां नहीं ले सकते हैं, जो जेके बैंक की नौकरियां थी वो नहीं मिली, अब 4% आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों को मिला है। तो वो उसे अब कितना जेन्युइन मानते हैं उस डिमांड को जो युवाओं की तरफ से वहां उठाई गई? देखिए, ये सारा कुछ युवाओं को भड़काया जा रहा है, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपको ये मान के लेना पड़ेगा कि युवाओं को भड़का रहे हैं। अब देखिए ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली युवाओं का विंटर में एक यहाँ बिल्कुल उनका विंटर में -30 में उनको रखा गया था प्रोटेस्ट में। क्यों? 6 शेड्यूल चाहिए। वो सारे युवा नेता जो उस प्रोटेस्ट में बैठे थे कांग्रेस में चले गए। तो आप क्या मानते हैं इसको भड़का रहे? हमें समझाने की जरूरत है युवाओं को। नहीं, एक चीज तो जेन्युइन है ना उनकी, जेके बैंक में नौकरियां मिली और जिस तरह से लगाया गया उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं, 2 दिन के बाद चेयरमैन JNK ने क्या किया? क्या कौन सा वो दिया उनको? तो उन्होंने बोला लेकिन अलग से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आपका कहने का मतलब इसमें पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल लोग उन्हें भड़का रहे हैं जी? बिल्कुल जी हाँ, प्योरली हमें समझाने की जरूरत है बिल्कुल लोगों को, हमारे बच्चों का काम होता है, पढ़ना होता है बच्चों का। देखिए हाँ, हम ये नहीं बोलते कि सारे बच्चे पढ़ने चाहिए। हाँ, जो जिनके पास लीडर बनने का शौक है उनको ओपनली लीडर बनना चाहिए, मगर वो जो स्टूडेंट लीडर्स जो बच्चों को भड़का रहे हैं और बाद में -30 में उनको प्रोटेस्ट कराने के बाद आज
LSDC के इलेक्शन से पहले वो सब कांग्रेस में घुस गए। तो मुझे तो लगता है ये प्योरली कांग्रेस का काम था, कांग्रेस का भड़काना था हमारे युवाओं को। तो कांग्रेस क्या इतनी पावरफुल है लद्दाख के अंदर कि वो कुछ भी अरेंज करवा सकती है? नहीं, पावरफुल की बात नहीं है, भड़काने की बात है जनाब। भड़काया तो वही है जो पावरफुल हो, बिना पावर के कैसे भड़काया जाए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये पावर की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, अब लोकल पॉलिटिक्स की बात है। तो लोकल पॉलिटिक्स में उनका गेन है कुछ? अब उनका गेन है कि बीजेपी का गेन है, वो तो आपको 2 महीने के बाद ही पता चल जाएगा, क्लियर एंड कट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात हो रही थी लद्दाख, बैटल ऑफ लद्दाख की। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जो थे उन्होंने आज ही बीजेपी ज्वाइन की थी, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो पुरानी पार्टी को छोड़ नई पार्टी में क्यों आए हैं। ये बैटल ऑफ लद्दाख में हमने आज बात की है। तो फिलहाल मेरे साथ 5 के पंच में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों, तस्वीरों, तफसीरों का सिलसिला लगातार